नमस्कार भाइयों, वेलकम टू माय चैनल पीस प्रेडेटर। आपका भाई ऋषि नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो रहेगी फिलीपाइन वीज़ा के ऊपर। यानी फिलीपाइन वीज़ा या फिलीपाइन अगर आप जाना चाह रहे हैं तो वीज़ा आप कैसे लगाएंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, वीज़ा फीस कितनी रहेगी, आप क्या एजेंट की हेल्प लें या फिर आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो सबसे पहले आप बात ये करना चाहूँगा कि फिलीपाइन जो है चाइना के साउथ में आती है और अच्छी कंट्री है टूरिज्म पर्पस के लिए। अगर देखा जाए तो काफ़ी पॉपुलर भी है, काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं फिलीपाइन में। और मैं कहूँगा कि ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छी है ये कंट्री। हाँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लगते हैं लेकिन इतना वीज़ा प्रोसेस जो है वो इतना मुश्किल नहीं है एज़ कम्पेयर टू शेंगेन या वो। इसमें भी आपका स्टिकर वीज़ा ही लगेगा और ईजी रहेगा आपका वीज़ा आने में। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो, पूरी एंड तक देखिएगा वीडियो ताकि प्रोसेस आप समझ सकें। तो सबसे पहले देखिए, कुछ पार्ट्स में ये वीडियो रहेगी, जैसे क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, चाहे वो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में या आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में, आपका बैंक बैलेंस, इन्हीं सभी चीज़ों को मैं इसमें शेयर करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। अगर डॉक्यूमेंट्स में बात करें तो इसमें आपकी जो जैसे अगर मैं बात करूं शेंगेन हो गया या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, बाकी जैसी कंट्रीज में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वही मेन डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। यानी आपकी 3 साल की आईटीआर जानी ही जानी है। इसमें आप 3 साल की आईटीआर का जो फर्स्ट वाला जो पेज होता है वो आप अटैच कर सकते हो। और अगर 2 साल की है तो भी कई केसेस में चल जाती है, पॉसिबिलिटीज हैं कि चल जाए, लेकिन उसमें ये शर्त है कि भी आपके पास प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। अब 6 मंथ्स की जो बैंक स्टेटमेंट रहेगी, अगर तो आप एम्प्लॉयड हो, ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयड हो तो डेफिनेटली आपकी सैलरी उसमें आ रही है, 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट आप निकलवा के दोगे, वो आप अटैच करेंगे। एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोगों ने, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होगी वो स्टैंप एंड साइन होनी चाहिए। क्योंकि काफी लोग हमेशा बार बार पूछते हैं, सर बैंक स्टेटमेंट निकलवा ली सर, ये डाउनलोड कर ली हुई है सर, वो भेज दूं। तो देखो, वो नहीं चलती है, वो किसी भी वीजा में नहीं चलती है। अगर आप बात करो सिंगापुर भी इवन, ठीक है, सिंगापुर भी आपसे मांगता है स्टैंप एंड साइंड फ्रॉम बैंक। ठीक है, ई स्टेटमेंट वाली जो डाउनलोड आप करते हो वो कहीं भी वीजा प्रोसेस में नहीं लगेगी। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब अगर आपका जो बैलेंस है, मैं बात करूं कि आपको कितना बैलेंस उसमें मेंटेन रखना है, वो बैलेंस आपको रखना है 1.5 से 2.5 के बीच में रख सकते हो, लाख से 2 लाख के बीच में आप रख सकते हो। ये डिपेंड करता है आप कितने लोग जा रहे हो। आप पूरी फैमिली जा रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है, लाख रुपया तो नहीं शो करेंगे आपको, फिर वो अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा, वो 2.5 से 3.5 तक चला जाएगा। देखो, ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में। ये क्यों चाहिए आपको, ये इसलिए चाहिए ताकि आप बता रहे हो कि भैया आपके पास इतना लिक्विडिटी में अमाउंट है, लिक्विड अमाउंट पड़ा है, आप ताकि वहां जाके स्पेंड कर सको। अब बात करते हैं, जॉब कर रहे हो तो सैलरी स्लिप लगेंगे, 3 महीने की सैलरी स्लिप लगा दीजिए। वो आपका फाइल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। बिजनेस है तो बिजनेस में आप अपने जीएसटी का फॉर्म लगाएंगे, आप अपना सेविंग प्लस करंट दोनों को मर्ज करके लगाइएगा। ठीक है, उसी में भी लास्ट 6 मंथ्स की और सेविंग में भी लास्ट 6 मंथ्स की स्टेटमेंट्स लगाइएगा, स्टैंप एंड साइन दोबारा से। और बिजनेस के जितने भी प्रूफ आप लगा सकते हैं, जैसे जो भी आपका लास्ट में मैं जो कवरिंग लेटर बताऊंगा, कवरिंग लेटर जो होता है वो लेटर हेड पे देते हो आप अपनी कंपनी के, अगर आप बिजनेसमैन है तो, और साथ में आप अपना विजिटिंग कार्ड लगाएंगे। अब बात करते हैं एनओसी फॉर एम्प्लॉय। एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप एक लीव एप्लीकेशन जो है अपने एचआर को देते हैं, ठीक है, उनसे आप लिखवाते हैं कि भी अगर आपको वो फॉर्मेट जानना है आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको फॉर्मेट शेयर कर दूंगा। ठीक है, हो सका तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिए एक आपको लिंक छोड़ दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, एनओसी आ जाएगी और बिजनेस प्रूफ हो गया। और इसके अलावा जो अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो क्रेडिट कार्ड की कॉपीज लगा सकते हो, ट्रैवलर चेक लगा सकते हो। और अगर देखा जाए तो बेसिकली क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं, अगर आप और आपकी वाइफ जा रहे हैं दोनों के क्रेडिट कार्ड आप लगा सकते हो। ठीक है, उसमें स्टेटमेंट आप लगा सकते हो कि आपने इतना यूज किया, इतना आपका बैलेंस पड़ा है या कुछ भी है। अब ट्रैवलर चेक क्या होता है, ट्रैवलर चेक होती है करेंसी की तरह, लेकिन वो एक आपको ट्रैवलर चेक की फॉर्म में मिलती है कि भी आपने $1000 को यूएस डॉलर आपने खरीद लिया हुआ है। क्योंकि देखो यूएस डॉलर है, वो यूएस डॉलर ऑल ओवर दी वर्ल्ड चलता है। आपको वो ट्रैवलर चेक मिलता है, करेंसी नहीं मिलती, लेकिन वो आप इनकैश करा सकते हो कहीं पे भी। ठीक है ना, वो आप लगाओगे। और अगर आप ट्रैवलर चेक भी नहीं लेना चाह रहे हो, क्योंकि देखो ट्रैवलर चेक मिल जाएगा आपको, मैं बोलूँ बैंक से या फिर प्राइवेट कंपनी से है, वहां से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपका जो रहता है करेंसी,
आप करेंसी परचेस करो, $1000 किए आपने, ठीक है, किसी भी आप मनी एक्सचेंज वाले के पास जा सकते हो या बैंक से ले सकते हो। सपोज $1000 लिए, पर विद बिल लीजिएगा, जीएसटी के जो भी पैसे थोड़े बहुत 100 200 300 रुपए कटेगा वो ही कटेगा सिर्फ आपका। लेकिन क्योंकि कई बार एयरपोर्ट पे भी पूछ ले हाउ मच मनी यू आर कैरिंग, उसका बिल दिखा दीजिए, इनवॉइस है आपके पास, तो वो चीजें आप कैरी कीजिए अपने साथ, ठीक है। और इसके बाद जो मैं बताना चाहता हूँ वो रहेगा आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। अब ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी वीजा प्रोसेस में। कोई भी कंट्री का वीजा अगर आप ले रहे हो तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब बहुत लोगों की सर मैंने सिर्फ आइटनरी लगा दी हुई है। आइटनरी मीन देखो दो तरीके की आइटनरी होती है। एक तो डे बाय शेड्यूल होता है आपका कि आप डे 1 को ये कर रहे हो, डे 2 को ये कर रहे हो, डे 3 में ये कर रहे हो। लेकिन एक आइटनरी फ्लाइट आइटनरी होती है। अब सबसे पहले आपकी बात करते हैं डे प्लान, यानी आपका डे टू डे वाइज आइटनरी, वो कहाँ से आपको मिलेगी। सिंपल सा फंडा बताता हूँ। अगर आपको कहीं से नहीं पता चल रहा कि यार मुझे तो उस कंट्री का मालूम ही नहीं है, चाहे आप फिलीपाइन क्यों, आप दुबई क्या, कहीं शनिगन यूरोप कहीं भी जा रहे हो, कुछ नहीं करना। आप अपनी एक वेबसाइट, आपको मालूम है कौन सी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। हो सका तो मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगा। आप कोशिश कर सकते हो कि मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पे जा सकते हो, गोआईबीबो की वेबसाइट पे आप जा सकते हो, वहां से आप कंपेयर कर सकते हो। वहां पे जाकर आप देख सकते हो, जब आप हॉलीडेज पे जाओगे तो उनकी एक आइटनरी बनी आती है आपको, डे टू डे वाइज आइटनरी। आप वहां से वो सीधा डाउनलोड कर सकते हो उस चीज को, ठीक है। और आप वहां पर आपको रेट भी मिल जाएंगे, अच्छे रेट्स होंगे तो आप वहां से बुक भी कर सकते हो, तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब डे टू डे वाइज आइटनरी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपने चाहे 1 पेज का हो 2 पेज का हो, वो आपने डॉक्यूमेंट्स में अपने साथ लगा देना है। देखो 5 नाइट्स के लिए जा रहे हो, 6 नाइट्स के लिए जा रहे हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप 10 रात की कम दिनों के लिए जा रहे हो और 10 नाइट्स की अगर आप दिखा भी दोगे तो इसमें कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं होटल वाउचर की। अब होटल वाउचर जो चाहिए वो बुक चाहिए, पैसे नहीं आप पे करते। मैं जानता हूँ, क्योंकि वीज़ा नहीं आया तो हर एक चीज़ के आप पैसे दे दोगे तो कई चीज़ें नॉन रिफंडेबल होती हैं, कई चीज़ें रिफंडेबल होती हैं, तो उसमें इशू आ जाता है। अब इसके लिए सबसे अच्छी वेबसाइट्स हैं booking.com पे। अगर आप सपोज जाते हो booking.com पे, वो पे लेटर का ऑप्शन आता है। आप अपने क्रेडिट कार्ड की बुकिंग डालिए और कैंसिलेशन उनकी भी नीली होती है। वैसे तो 1-2 दिन पहले तक आप कैंसिल कर सकते हो। सपोज आप 12 दिसंबर को ट्रैवल कर रहे हो तो 10-11 तक की आपको कैंसिलेशन बता देते हैं कि इतने दिन से पहले आप कैंसिल अगर करते हो तो 0 चार्जेस है। उसमें कुछ नहीं, आप अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालें, सब कुछ उसको सेव करें और पे लेटर एट द प्रॉपर्टी का ऑप्शन जो आता है वो आप क्लिक कीजिए और आपकी बुकिंग जो है वो बन के आ जाएगी, ठीक है। अब रहेगी बात एयर टिकट की। सीधा सीधा इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। इवन की अब मैं बात करूं तो थाईलैंड को अभी वीजा अगर आपको चाहिए तो भी वो इशू टिकट मांग रहे हैं अब, यानी कि एयरलाइन की वेबसाइट से निकली होनी चाहिए। एजेंट से आप करा रहे हो कोई बात नहीं, सपोज एयर इंडिया की टिकट कराइए। आप फिलीपाइन की बात करें तो मनीला है, मनीला के लिए फेमस एयरलाइन जो चलती है वो थाई एयरवेज ही है। थाई एयरवेज के जो रूल्स हैं वो नॉन रिफंडेबल होती है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप टिकट इशू करवा लीजिए। आपका टिकट नंबर उन्होंने मांगा कि 13 डिजिट का टिकट नंबर शुड बी देयर ऑन द टिकट, क्योंकि डमी टिकट का क्या फर्क होता है, डमी टिकट होती है सिर्फ पीएनआर के साथ, यानी वहां पे टिकट नंबर नहीं कभी भी आपको मिलेगा। आप वो पीएनआर ओपन कर सकते हो। सपोज आपने किसी एजेंट से वो डमी टिकट ली है तो वो डमी टिकट आपको दे देगा, वो 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे तक वैलिड रहती है। आप एयरलाइन की वेबसाइट पे ओपन करोगे खुल जाएगी, लेकिन उसके बाद नहीं खुलेगी। टिकट नंबर होती है जब वो टिकट इशू हो जाती है, यानी जब आपने पूरा अमाउंट वो पे कर दिया हुआ है टिकट का, ठीक है। अब इसके अलावा बात करते हैं, अगर आप किसी इनविटेशन पे जा रहे हो तो इनविटेशन लेटर, जो भी आपको इनवाइट कर रहा है उसकी रेजिडेंस प्रूफ, उसके जो भी उसके पास वहाँ का गवर्नमेंट प्रूफ होगा, आईडी जो भी होगा वो आप लगाएंगे। उसके रेजिडेंस के बिल अगर हो सकता है तो वो भी आप लगाइए, इलेक्ट्रिसिटी बिल और फ़ोन के बिल अगर लैंडलाइन भी है उनके पास तो वो आप लगाइए ही लगाइए। अब इसके बाद जो लास्ट में बात आती है दैट इज़ अ कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर क्या है, वो सिंगापुर में भी जाती है, दुबई में नहीं जाती, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी होती है। एक कवरिंग लेटर में हम एक लेटर लिखते हैं एम्बेसी को, टू सो एंड सब्जेक्ट में वही वीज़ा ग्रांट रहता है। अगर आपको कवरिंग लेटर के जो फॉर्मेट चाहिए उसके लिए अभी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। कुछ नहीं होता, सिर्फ ये लिखा होता है आई सो एंड सो, पासपोर्ट नंबर इतना, वॉज आई एम प्लानिंग टू ट्रैवल टू फिलीपाइन ऑन इतना इतना टू इतना इतनी इतनी डेट एंड विद माई फैमिली या विद ये। फिर आपको नीचे अपना रिलेशन लिखना होता है कि उनका नाम लिखोगे, उनका पासपोर्ट नंबर, उनके रिलेशन आप मेंशन करके वो कवरिंग लेटर तैयार हो जाता है, ठीक है। फॉर्मेट के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि वीज़ा फीस। अब वीज़ा फीस जो है इनकी, वो मैं आपके साथ ऐसे शेयर करूंगा कि 2 तरीके की है।
वो मैं बता देता हूँ आपको। वीज़ा फीस जो है वो वीज़ा फीस ऐसा है कि सिंगल एंट्री 1 मंथ का और मल्टीपल एंट्री 6 मंथ्स का जो रहता है उनके अप्रॉक्सीमेटली 2600 से लेकर 3000 तक की ही कॉस्टिंग, दोनों की अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। 1 साल की बात करूँ तो 1 साल अगर आप लेते हो फिलीपाइन का वीज़ा तो 8500 से 10,000 के बीच में आपकी वीज़ा फीस आ जाती है। अब प्रोसेस बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी देखिए काफ़ी मैंने वीडियोस देखी हैं जिसमें ठीक है हम एक वीडियोस बना रहे हैं आपकी नॉलेज के लिए कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है आप कुछ लगा रहे हो और वीएफएस में जाके आप सबमिशन आप करा रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अगर आती है तो आपको नहीं पता चलेगी कि वो आपने क्या गलती कर दी है। हो सके तो एक किसी एजेंट के थ्रू लगवाइए, हमारे से करवाना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। खुद लगाना चाह रहे हो तो मेरी वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप देख सकते हो दोबारा से कि क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। और वीज़ा की हेल्प के लिए मैं फिलीपाइन एम्बेसी का जो भी नीचे लिंक है वहां जाके आप पूरी चीजें चेक कर सकते हो, क्या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ भी है, वहां पे आपको पूरा प्रोसीजर समझ आ जाएगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।